हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 11वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अक्षराज की आंखों के सामने हर वो एक पल घूम रहा था जब जीत धृति के करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो ही जानता था जब उसने ये पहली बार देखा था तो उसके दिल पर क्या गुजरी थी। वो बस उसी वक्त जीत की आंखें निकाल देना चाहता था, पर आज जीत ने इतनी हद तक गिर गई कि उसने उसकी बीवी पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए, वो भी सबके सामने। उसने एक रजा की तरफ देखा जो उसे एकटक देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर आई वो हर एक चोट अक्षराज के दिल के टुकड़े कर रहा था। अक्षराज का दिल कर रहा था कि वो बस अभी दीदी को अपनी बाहों में भर ले और उसे इतना प्यार करे कि वो ये सब भूल जाए। पर उसे इस वक्त सबसे पहले धृति को उसका इंसाफ दिलाना था। रात के 3 बज रहे थे। हर तरफ गाड़ियाँ चल रही थी, लोग घूम रहे थे और ये देख कृति आराम से बता सकती थी कि इसकी गाड़ी अभी बेगूसराय के सबसे बिजी इलाके में थी और अगले ही पल एक चीख ने उस बिजी से इलाके को सन्नाटे से भर दिया था। ये चीख किसी और की नहीं बल्कि जीत ठाकुर की थी, जो अभी अक्षराज की गाड़ी के नीचे आने से बचा था। कृति की नज़र अक्षराज से हटकर सामने की ओर चली गई, जहां उनकी गाड़ी चौराहे के बीचों बीच खड़ी थी और जो लोग यहाँ पहले से थे वो आसपास गोला बनाकर खड़े हो गए। जीत का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। अक्षराज ने अगले ही पल उसके हाथों को पकड़कर ऐसा पीछे घुमाया कि वो उसी पर टूट गया। तूने इन हाथों से मेरी बीवी को छूने की कोशिश की थी ना? तुमने हम वो हाथ तोड़ने की ताकत रखते हैं, अक्षराज ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, जिसे सुन जीत की आंखें दर्द से बाहर आने को हो गई। वो भी कुछ सुनने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं था। दर्द उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा था, जिसकी वजह से था कि वो जिसकी वजह एक थी, वो था अक्षराज ठाकुर। अक्षराज ने एक नज़र जीत की बॉडी को देखा, फिर उसकी कॉलर को पकड़ा और बीचों बीच लगे बड़े से पिलर से चिपकाते हुए जोर से चिल्लाया, आँख खोलो अपनी, कहा था ना हाथ आओगे तो यही बेगूसराय की ज़मीन में जा गाड़ देंगे। आखिर समय आ गया, एक बार देख लो ये पूरी दुनिया अगर अगले बार यहाँ जन्म लेने से पहले तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये कहते हुए अक्षराज ने अपनी बेल्ट से जीत के हाथ को बांध दिया। सब लोग अपनी सांसें रोके जीत की तरफ ही देख रहे थे। वो सब समझ गए थे कि अब आगे क्या होने वाला था, पर तभी सबको अक्षराज की आवाज़ आती है जो शांत थी बिल्कुल, कृति बाहर आओ। वही कृति ने जैसे ही अपना नाम सुना उसकी पूरी बॉडी कांप गई। उसने एक गहरी सांस ली और कार का गेट खोल बाहर आ गई। हमारे पास आओ कृति, अक्षराज ने बिना कृति की तरफ देखते हुए कहा। कृति चुपचाप अक्षराज के पीछे जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि जीत की इतनी ख़राब सिचुएशन उससे देखी नहीं जा रही थी। पर तभी अक्षराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने आगे कर दिया और कहा, अपना हिसाब पूरा करो कृति, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दे। कृति ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक जोरदार थप्पड़ जीत के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से जीत का चेहरा झुक गया। यह थप्पड़ हमको सबके सामने बदनाम करने के लिए, इतना कहते ही कृति ने एक बार फिर से एक जोरदार थप्पड़ जीत के दूसरे गाल पे मारा। उसे मारते मारते कृति अब रोने लगी थी, क्योंकि जो उसके साथ उस पल में हुआ था वो अब कभी उसे भुला नहीं पाएगी। अक्षराज ने कृति को रोता देख उसे जीत से दूर किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे गले से लगा लिया और अपने हाथों से कृति की पीठ को सहलाने लगा। तभी जीत ने अपनी जो बंद आँख हो ही रही थी, वो अपनी आँख उठाकर कृति को देखा और उसी पल अक्षराज ने बुदबुदाया, यह आखिरी बार था जब तुमने इसे नज़र उठाकर देखा। और इतना कहते ही अगले ही पल उस माहौल में एक गन की आवाज़ आ गई। कृति की पूरी बॉडी गन की आवाज़ इतने पास से सुनकर कांप सी गई। अक्षराज ने उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। जीत के सर के बीचों बीच लगी गोली इस बात का सबूत थी कि अक्षराज ठाकुर की कही गई हर एक बात वो पूरी करने की हिम्मत रखता है। जीत की डेड बॉडी देखकर रीमा ठाकुर और साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। मालती जी और सीमा जी भी एकटक सामने ही देखे जा रही थी। किसी को कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं थी। भीड़ में खड़े लोग बस चुपचाप देख रहे थे। अक्षरा ने सबको एक नज़र दिखाकर कहा, यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, जाओ अपने अपने काम पर सब और अपने घर जाओ। ये सुनते ही सब लोग डरते हुए वहाँ से
जाने लगे। अक्षराज ने अगले ही पल अपने सीने से लगी कृति को अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार की तरफ चल दिया। कृति का चेहरा पूरी तरह से अक्षराज के सीने में छुपा हुआ था। उसके अपने दोनों हाथों से अक्षराज की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। कृति को कार में बिठाने के बाद अक्षराज ने रघु को जीत को शरीर को शमशान घाट भेजने को कहा और साथ ही घर वालों को वापस घर भेजने को भी। इतना समझाकर वो वापस से अपनी कार में बैठकर ठाकुर हवेली की तरफ बढ़ गया। अब बस उसे सिर्फ कृति के साथ रहना था। भले ही कृति ने अपना सारा हिसाब ले लिया था जीत से, पर वो ऐसे इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूल सकती थी। उसे उसके प्यार की भी ज़रूरत थी इस पूरे सफ़र में। अक्षराज की एक पल के लिए नज़र कृति से हटी नहीं थी। वही कृति चुपचाप बस विंडो से बाहर की ओर ही देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ ही पलों बाद उनकी गाड़ी एक बार फिर से ठाकुर हवेली में खड़ी थी। अक्षराज ने कृति को देखा, जो अभी भी वैसे ही बैठी थी मानो वो किसी और ही दुनिया में खोई थी। उसने अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सका। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ था। अगर वो कृति के पास रहता तो आज ये नहीं होता। पर यह वक्त सोचने का नहीं था। अक्षराज गाड़ी से निकला और कृति की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया। यह एहसास पाते ही कृति ने अक्षराज की तरफ देखा और फिर अक्षराज ने धृति को अपनी बाहों में उठा लिया और हवेली के अंदर बढ़ गया। अब तक नौकरों ने भी हवेली को साफ कर दिया था। अक्षरा डायरेक्ट धृति को अपने कमरे में ले आया और उसे काउच पर बैठा दिया। वो धृति को बात लेने के लिए बोलने ही वाला था, क्योंकि बात लेने से उसे अच्छा फील होता, पर अभी वो कुछ कह पाता कि कृति अचानक से काउच से उठ गई और बाहर की तरफ जाने लगी। ये देखते ही अक्षरा जल्दी से उसके पास गया और कृति के हाथों को पकड़ते हुए बोला, कृति कहाँ जा रही हो तुम? क्या वक्त है अभी? कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा और बोलने की कोशिश की। अब हमको जाने दीजिए अक्ष, हमारी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है। सब हमारी गलती है। अब सब हमसे नफ़रत करेंगे और हम किसी की आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख पाएंगे। ये कहती हुई कृति ने अपना हाथ अक्षराज की पकड़ से निकालने की कोशिश की। वहीं अक्षराज कृति की ये बात सुन पूरी तरह से हिल चुका था। उसने धृति को खुद की तरफ घुमाते हुए कहा, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है कृति, और ना ही तुमको भी होना चाहिए। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करेंगे। तुमको किसी और के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। अब तुम हमसे जुड़ी हुई हो और हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकालो कृति और हमारे साथ चलो। प्रकृति बिल्कुल भी नहीं हिली। वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी होकर अक्षराज की बातों में खो चुकी थी। अक्षराज के हर एक बातों में उसका इश्क झलक रहा था, जो कि धृति चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। फिर भी कृति ने कहा, हमको पता है अक्ष, आपकी मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है, पर हमारी किस्मत बहुत ख़राब है। वो आपको भी बस हर्ट ही करेगी। जब तक हम आपके पास रहेंगे आपको भी बस चोट ही लगेगी। इसलिए हमको जाने दीजिए अक्ष, हमको जाने दीजिए। ये कहते हुए उसने खुद को एक बार फिर से अक्षराज से अलग करने की कोशिश करने लगी। वहीं ये सुनते ही अक्षराज की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थी। कहीं नहीं जाओगी कृति तुम, हम तुमको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। उस दिन तुमने कहा था कि तुमको सेल्फिश होना है, और आज हम कह रहे हैं कि हमको सेल्फिश होना है बस तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत ख़राब बिल्कुल नहीं है कृति, ना ही तुम हमको चोट पहुंचा सकती हो। ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया, पर अगले ही पल जो कृति ने कहा वो काफ़ी था उसके अंदर के अक्षराज ठाकुर को जगाने के लिए। ना ही हमारी वजह से सब कुछ गलत होता आया है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। इसलिए मम्मी पापा ने भी हमको कभी प्यार नहीं किया। हम बहुत बुरे हैं, हम किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। अभी कृति अक्षराज को खुद से दूर करते हुए ये बोल ही रही थी कि अगले ही पल उसके सारे वर्ड्स उसके अंदर ही रह गए, क्योंकि अक्षराज ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। और जैसे ही अक्षराज ने कृति के होठों पर अपने होठ रखे, कृति का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया।
इतनी देर से चल रहे एक भी ख्याल अब उसके दिमाग में नहीं बचे थे। वो बस इस मोमेंट को जी रही थी। फिर ये कहे कि वो बस इस मोमेंट में खो रही थी। धीरे धीरे अक्षराज का उसके इतने पास हो जाना उसे सुकून और राहत दोनों दे रहा था। और ये पहली बार था जब अक्षराज ने उसे आगे बढ़कर खुद से किस किया था, वो भी उसके होठों पर। अक्षराज अपने होठों को कृतिक के होठों पर रख उसे बहुत ही पैशनेटली किस किया जा रहा था। उसके हाथ कृतिक के बालों में उलझते जा रहे थे और ये देखते ही उसने कृतिक के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही कृतिक के होठ हल्के से खुल चुके थे। ये महसूस करते ही अक्षराज ने अपनी टंग को कृतिक के मुंह में एंटर किया और उसके हर एक कोने को महसूस करने लगा। अक्षराज की टंग को अपने मुंह में महसूस कर कृतिक की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसने अपने आप को पूरी तरह से अक्षराज की बाहों में छोड़ दिया। अक्षराज ने परफेक्टली कृतिक की नाजुक बॉडी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके लिप्स को स्मूच करने लगा। उसके ऐसा करते ही कृतिक के हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए और वो धीरे धीरे सिसकियाँ लेने लगी। अक्ष अक्ष कृतिक की सेंसुअल आवाज़ सुनकर अक्ष की सांसें भी भारी हो गई। उसके हाथ कृतिक के बालों पर और भी तेज़ी से कसने लगे। उसने पहले तो बस कृतिक को शांत करने के लिए किस करना शुरू किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कृतिक को इतनी डीपली फील कर उसके ऊपर से अपने खुद का कंट्रोल उससे जा रहा था। अक्षराज ने अपनी आंखें खोलते हुए कृतिक के होठों को खुद से रिहा किया और अपना सिर उसके सिर से जोड़ते हुए बोला, हमको रुकने को कहो कृति, हम रुक जाएंगे। कृति जो अभी तक अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, अक्षराज की ये बात सुन उसे देखने लगी, पर उससे जैसे ही उसके इस बात का मतलब समझा, उसने दोनों गाल लाल हुए। उसने अपना सर वापस से जोड़ते हुए कहा, अक्ष रुक जाइए अक्ष। वो पूरी तरह से कुछ देर पहले की सारी बातें भूल चुकी थी। आखिर अक्षराज के किसका जादू उसके ऊपर चल चुका था। कृति, तुम फ्रेश हो जाओ, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा। अक्षराज ने कृति को खुद से दूर किया और एक टॉवेल उसके हाथों में देते हुए बोला। कृति ने एक नज़र खुद को और एक नज़र अक्षराज को देखा, जिसके ऊपर अभी भी खून लगा था। अक्षराज ने कृति को एक नज़र देखा, जिसकी बॉडी अभी भी काँप रही थी। उससे दूर होते हुए उसने एक गहरी सांस लिया। कृति के गालों को सहलाते हुए कहा, क्या हम तुम्हारी मदद करें फ्रेश होने में? कृति ने अपने अक्षराज के हाथों पर अपने हाथ रखे और अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखते ही अक्षराज ने एक झटके में कृति को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस बीच कृति ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपना सर अक्षराज के सीने में रखी हुई थी। अक्षराज ने उसे वॉशरूम में लेकर आया और बाथटब में पानी ऑन किया। कृति को उसमें उसे आराम से बैठा दिया। पानी के कांटेक्ट में आते ही कृति की पूरी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। अक्षराज वापस से खड़ा हुआ और जाने को मुड़ा, पर वो अपने कदम आगे बढ़ा ही पाता था कि उसे अपने हाथों पर कृति के हाथ महसूस हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कृति बस एकटक उसे ही देख रही थी। मदद करने का कहकर ऐसे ही जा रहे हैं बड़े ठाकुर? कृति की ब्राउन आइज ये कहते हुए चमक उठी, मानो उसे अक्षराज को खुद से दूर जाने नहीं देना था। ये सुनते ही अक्षराज ने धीरे से कहा, तुम चाहती हो हम तुम्हारी आगे भी मदद करें? इस सवाल पर कृति ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। ये देखते ही अक्षराज ने अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां शर्ट के बटनों को बेतरतीब तरीके से खोल रही थी, मानो वो शर्ट उसकी बॉडी पर चुभ रही हो। शर्ट के खुलते ही अक्षराज ने उसे बाथरूम के एक कोने में फेंक दिया और कृति की तरफ वो बढ़ गया। वहीं कृति एकटक अक्षराज की बॉडी को देख रही थी। उसकी ब्राउन आइज अक्षराज के परफेक्ट वी शेप एब्स पर टिक चुकी थी। ये दूसरी बार था जब वह अक्षराज को इतने करीब से देख रही थी। उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में कस लिया और अपनी आंखें मीच ली। अक्षराज अब उसके बिल्कुल सामने था। वह उसने बाथटब में अपने कदम नहीं रखे। वो सच में इस रिश्ते को टाइम देना चाहता था, पर उसकी यह कोशिश हर बार कृति के सामने आकर हार जाती थी। अक्षराज ने अपने हाथ कृति के शोल्डर पर लगे
सेफ्टी पिन को निकालने के लिए आगे बढ़ा दिए। उसने सेफ्टी पिन को अलग किया और कृति की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या हम? वो उसकी साड़ी खोलने से पहले उसकी परमिशन मांग रहा था। कृति को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने बस अपने सर को हाँ में हिलाया। अक्षराज ने ये देखते ही कृति की साड़ी को उसके शरीर से अलग करना शुरू किया और अगले ही पल वो बस अपने स्कर्ट और ब्लाउज में उसके सामने थी। कृति की सांसें पहले से अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। अक्षराज ने जैसे ही ये देखा, उसने कृति के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, रिलैक्स, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुमको अनकंफर्टेबल फील हो। तुम हमें रोक लेना कृति। पर यह सुनते ही कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा और अगले ही पल उसे अपने ऊपर खींचते हुए उसके सीने से लगे। अक्षराज, जो अभी तक कृति के ऊपर बस फिसलते फिसलते बचा था, उसने कृति को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी बैक को सहलाया पर कुछ कहा नहीं। कृति का चेहरा पूरी तरह से अक्षराज के सीने से लगा हुआ था। उसकी हर एक सांस को अक्षराज के अंदर तक फील कर सकता था। वहीं कृति को अक्षराज की बाहों में वो सुकून मिल रहा था जो उसे चाहिए था। अक्षराज ने कृति की बैक को सहलाते हुए उसके बालों पर किस किया और कहा, कृति, हमारी तरफ देखो। उसकी आवाज़ में एक कमांड था जिसे चेती चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। कृति ने अपना सर बाहर निकाला और अक्षराज को देखने लगी। अक्षराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। कहा, हमने कहा था कृति, हम बहुत सेल्फिश है। हम उन लोगों में से नहीं जो अपने प्यार की खुशी के लिए उसे खुद से दूर जाने दें। हम अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे प्यार का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन खुद से दूर जाने नहीं दे सकते। हमको आज तक किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ना ही आगे कभी पड़ेगा, पर तुम तो हमारी रूह में बसती हो कृति। तुम्हारी आंखों में आंसू हमारे दिल को टुकड़ों में बांट देती है। और उसने तो तुमको हमसे छीनने की कोशिश की थी। तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे, उसे मौत तो मिलनी ही थी ना कृति। तुम इश्क, मोहब्बत, जुनून, दिल धड़कन सब कुछ हो अक्षराज ठाकुर की। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो कृति। तुमको चोट पहुंचाने वाला हर शख्स की मौत लिखी है हमारे हाथ। ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है अब, क्योंकि तुम अक्षराज ठाकुर के ज़िंदगी का हिस्सा हो। ये कहते हुए अक्षराज ने कृति को चुप देखा तो उसके फोरहेड पर अपने किस फोटो को रखते हुए उसे चूमते हुए कहा, आई डू यू लव यू कृति एंड आई विल ऑलवेज लव यू। कृति ने एक गहरी सांस ली और अक्षराज की आंखों में देखे डालते हुए बोली, माई लव विल ऑलवेज इंक्रीज फॉर यू। यू आर द रीज़न आई वॉन्ट टू लिव अक्ष। इतना कहते ही उसने एक नज़र अक्षराज के होठों को देखा और अगले ही पर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ लिया। अक्षराज ने भी अपनी बाह में कृति को जकड़ लिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली पुश करने लगा। कृति ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए अक्षराज के चेहरे को कसकर अपने हाथों में भर लिया। अब उन दोनों के होठ आपस में जुड़े थे। अक्षराज के हाथ कृति के बालों में उलझते जा रहे थे। उसके ऐसा करते ही कृति के होठ अब खुलने लगे थे। ये फील करते ही अक्षराज ने अपनी टंग को कृति के मुंह में इंटर किया, उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। कृति की मीठी मीठी आहें सिसकियाँ उस बाथरूम में गूंज रही थी, जो कि उसके ब्रेथलेस होने का एहसास करवा रही थी। अक्षराज ने यह महसूस करते ही खुद को धृति से अलग किया, उसके चेहरे को देखने लगा जो बिल्कुल लाल हो चुका था। कृति ने अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी आंखें खोली और अक्षराज को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने अपने अंगूठे से अक्षराज के होठों को प्रेस किया और कहा, थैंक यू अक्ष, थैंक यू हमको ये एहसास करवाने के लिए। अक्षराज ने भी एक स्माइल की और उसने धृति को वापस से बाटम में बैठाया और कहा, क्या अब हमको आगे बढ़ना है? ये कहते हुए अक्षराज की नज़र कृति के चेस्ट पर थी। ये देख कृति समझ गई कि अक्षराज क्या कह रहा है। अब उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसने कहा, आप जाइए अक्ष और जाकर फ्रेश हो जाइए, हम आते हैं कुछ देर में। ये कहते हुए कृति ने अपनी आंखें बंद की और अपना सर बाथटब के हेडरेस्ट पर टिकाया। ऐसा नहीं था कि अक्षराज का ये कहना उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, पर आज के दिन उसे ये नहीं करना था। वो
इस चीज़ को अपने और अक्षराज दोनों के लिए स्पेशल बनाना चाहती थी और ये आज नहीं हो सकता था। अक्षराज ने 2 पल ऐसे ही कृति को देखा, फिर वॉशरूम से निकल गया। कुछ देर बाद अक्षराज दूसरे कमरे में जाकर फ्रेश हो चुका था। वो वापस अपने कमरे में आया, तभी उसकी नज़र कृति पर गई, जो अपने ब्लाउज़ की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज उसके पास आया और उसकी डोरी को बांधने लगा। वहीं कृति, जो खोई हुई अपनी डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, अचानक से उसकी नज़र सामने आईने पर गई। यह कोई और नहीं बल्कि उसका अक्ष था। अक्षराज ने आराम से ब्लाउज़ की डोरी बांधी, फिर झुकते हुए कृति के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों का एहसास पाते ही कृति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। और अगले ही पल वो दोबारा से अक्षराज की बाहों में थी, क्योंकि अक्षराज ने उसे अपनी गोद में उठाया। ये महसूस करते ही कृति ने अपनी आंखें खोली और अक्षराज को देखते हुए कहा, हम ठीक हैं अक्ष, हमको पता है, पर हमें तुमको अपनी गोद में उठाने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए तुम्हारे ठीक होने या न होने का। अक्षराज ने अगले ही पल कृति को चुप करवाते हुए कहा। अक्षराज ने उसे बिस्तर पर बिठाया और अपनी गहरी आवाज़ में कहा, अंदर आ जा। ये सुनते ही कमरे का गेट खुला और कृति की नज़र उस तरफ चली गई। सामने एक नौकरानी खाने की ट्रॉली लेकर आ रही थी। नौकरानी ने ट्रॉली अक्षराज के सामने रखी और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। कृति ने एक नज़र ट्रॉली में पड़े खाने को देखा, फिर अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, को भूख नहीं है अक्ष? कल नाश्ते के बाद से तुमने कुछ नहीं खाया है कृति, अब चुपचाप से खाओ। ये कहते हुए अक्षराज ने खाने की प्लेट को अपने हाथों में ले लिया और खाने का निवाला कृति की तरफ बढ़ा दिया। कृति ने एक नज़र खाने को देखा, फिर अक्षराज को, जो उसे ही घूर रहा था। ये देखते ही उसने जल्दी से अपना मुंह खोल दिया। ये देखते ही अक्षराज उसे खाना खिलाने लगा। ऐसे ही एक के बाद एक निवाला खिलाने के बाद अक्षराज ने पानी का ग्लास और एक दवा उसके आगे बढ़ाया, जिसे कृति ने देखते हुए कहा, ये दवा किस लिए? तुम्हारी नींद के लिए। ये कहते हुए अक्षराज ने उसे खाने का इशारा किया। कृति ने बिना कुछ कहे वो दवा चुपचाप खा लिया, आराम से बिस्तर पर लेट गई और देखते ही देखते कुछ पलों में उसे नींद आ गई। ये नींद वाली दवा थी जो कि अक्षराज ने कृति को आराम देने के लिए दिया था। वो जानता था कि अगर कृति ऐसे ही रही तो वो पक्का वो वापस सब वही सब सोचेगी, इसलिए उसने ये दवा दिलाकर उसे सुला दिया था। आखिर उसे हिसाब जो करना था बाकी बचे हुए लोगों से। अक्षराज ने कभी भी ठाकुर खानदान के किसी फैमिली मैटर में कुछ कहा नहीं था। उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आज उस बात उसकी बीवी की थी, जिसके ऊपर कुछ देर पहले सबने किसी बिना सबूत के घटिया इल्ज़ाम लगाया और तो जान से मार देने की धमकी दी उसकी बीवी को। साथ ही वो ये कैसे भूल सकता था कि कृति की चोटों को उसका दिल कर रहा था कि वो विक्रम ठाकुर के हाथों को ही काट दे, पर उसने पहले ही उसे इतना मारा था कि वो अभी बिस्तर से 1 महीने तो उठ नहीं सकता था। अक्षराज हॉल के बीचों बीच लगे हेड चेयर पर बैठा था, जिसके ऊपर सोने का और हीरो की कारीगरी की थी, जिसके आर्म रेस्ट पर सोने का लायन फेस बना हुआ था। उसके ऊपर वो अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखे बैठा हुआ था। उसका एक हाथ उसके सर को सहला रहा था, वहीं दूसरा हाथ उसके आर्म सेट पर आराम कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी हॉल का मामला कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। सामने रीमा ठाकुर और साक्षी खड़े थे। दोनों की आंखों में अक्षराज का डर देखा जा सकता था। वहीं मालती जी हमेशा की तरह अपने झूले पर बैठी थी और सीमा जी उनके पास चुपचाप खड़ी थी। अब तक पूरे बेगूसराय में जीत की मौत का पता चल चुका था, पर अक्षराज ठाकुर का नाम कहीं भी नहीं आया था। पुलिस की रिपोर्ट में ये लिख कर इस केस को बंद कर दिया कि जीत ने सुसाइड करी, क्योंकि वो HIV पॉजिटिव था। और अब तक रघु ने भी जीत के शरीर को शमशान की चिता में जला दिया और उसके राख को गंगा में विसर्जित करवा दिया था। बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और कभी वापस भी नहीं आएंगे, पर हमको कुछ मत करो, हम लोग को जाने दो। रीमा ने अपने हाथ जोड़ते हुए अक्षराज से कहा, पर अक्षराज ठाकुर उनकी बात तो सुनने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अक्षराज ने अपने सर को सहलाते हुए अपनी आंखें खोली और दोनों माँ बेटी को देखते हुए कहा, ये तो हमारी बीवी को चोट पहुँचाने से पहले ही सोचना चाहिए था ना।
अनजाने में की गई गलती की माफ़ी नहीं होती है और जानबूझकर किए जुर्म की तो बस सज़ा होती है। अक्षराज की ये बात सुनते ही रीमा और साक्षी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वही ये सुनते ही मालती जी ने धीरे से कहा, अब होगा पूरा इंसाफ। पर ये बात सीमा जी ने सुन ली थी। उन्होंने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप अक्ष को रोकिए ना, उसने पहले ही इतना कुछ कर दिया है। अब इन दोनों को जाने दे। ये तुम तब क्यों नहीं सूझ रहा था जब ये लोग दीदी को इतना सब कुछ कह रहे थे। दादी ने सीमा को घूरते हुए कहा। ये सुनते ही सीमा जी चुप हो गई। आखिर सच ही तो कह रही थी मालती जी, चलो शुरू हो जा। ये कहते हुए अक्षराज कुर्सी पर लीन हो गया और सामने देखने लगा। उसके ऐसा करते ही दोनों माँ और बेटी एक दूसरे की तरफ मुड़ी और आंखों में कुछ इशारा करते हुए एक गहरी सांस ली। अगले ही पर साक्षी ने एक जोरदार थप्पड़ रीमा के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही रीमा ठाकुर का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसका गाल सुन्न हो गया जोर से। अक्षराज ये देखते हुए कहा अक्षराज ने ये देखते हुए कहा। ये सुनते ही अब रीमा ने एक जोरदार थप्पड़ साक्षी के गालों पर जड़ दिया। आह माँ! साक्षी की भी तेज आवाज़ हॉल में गूंज गई। एक थप्पड़ में दोनों का ये हाल था। बाकी उसकी बीवी ने तो इससे कई जोरदार थप्पड़ खाए थे, वो भी विक्रम ठाकुर से, तो उस पर क्या ही बीती होगी। ये ख्याल आते ही अक्षी आंखें फिर से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, जोर से बोला ना हमने। उसकी इतनी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर गए और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से थप्पड़ बरसाए जा रही थी। कभी रीमा जी ज़मीन पर गिरती तो कभी साक्षी आवाज़ में ठाकुर हवेली की आवाज़ उनके थप्पड़ों की गूंज रही थी। पर अक्षराज उन दोनों को बिल्कुल भी रुकने को नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि दोनों गाल अब लाल हो गए थे और आंखों से आंसू भी आ रहे थे। दोनों को अपने शरीर में अब दर्द महसूस हो रहा था, पर अक्षराज को उनके ऊपर कोई दया नहीं आ रही थी और आती भी क्यों। क्या उनके लोगों ने उसकी बीवी की बात सुनी थी? नहीं ना, तो फिर वो कैसे इन लोगों की बातें सुनता। जब ऐसा ही कुछ देर बीत गया और अक्षराज ने अपनी वॉच में टाइम देखा तो कहा, दफ़ा हो जाओ अभी यहाँ से। ये सुनते ही रीमा ठाकुर और साक्षी जल्दी से ठाकुर हवेली से भाग गए, वरना पता नहीं कब तक अक्षराज का दिमाग खराब होते रहता ये सब देख देख कर, और वो फिर से उनकी सज़ा शुरू कर देता। उनकी चीज़ें पहले से ही ठाकुर हवेली के बाहर कर दिए थे और विक्रम ठाकुर को बलराज ठाकुर ने पहले ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। उनके जाते ही अक्षराज वापस से अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे कुछ याद आया और उसने बिना मुड़े ही कहा, जिनको गलत और सही में फ़र्क करना नहीं आता वो हमसे और हमारी बीवी से दूर ही रहे। इस बार हम छोड़ रहे हैं, शायद अगली बार खुद को रोक न पाए। ये कहते हुए अक्षराज वापस से अपने रूम की तरफ चला गया। ये शब्द ठाकुर हवेली में गूंज गए और ये सुनते ही सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये शब्द उनके लिए ही थे। दादी ने एक नज़र अक्ष को देखा और फिर सीमा जी से कहा, एक गलती तुमने आज से 24 साल पहले की थी और एक गलती आज तुम कर रही हो सीमा। अक्षराज ने उस दिन तुमको कुछ नहीं कहा था और आज भी उसने कुछ नहीं कहा। वो बस नाराज़ है तुमसे, पर वो तुम्हारी इज्जत करता है सीमा। ये कहते हुए दादी ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने कमरे में चली गई। वहीं सीमा जी चुपचाप अपने आंसुओं को साफ की और किचन की ओर चली गई। कमरे में अक्षराज धीति के पास बैठा था। कृति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था और न ही उससे दूर जाना चाहता था, पर एक काम के वजह से उसे फैक्ट्री जाना था। उसने आगे बढ़कर कृति के माथे पर किस किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, हम जल्दी आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर उसने साइड से एक नोटपैड निकाला और उसके ऊपर अपने जाने के बारे में लिखकर वहीं साइड टेबल पर रख दिया। वो जानता था कि कृति का उसको बिना बताए यहाँ से जाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसने पहले ही ये कर दिया। उसने एक नज़र कृति को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। रात के करीब 8 बजे कृति को अपने बालों में कुछ एहसास हुआ, जिस वजह से उसकी नींद टूटी और उसने अपनी आंखें खोला कर देखा तो सामने सीमा जी बैठी थी और उसके बालों को सहला रही थी। ये देख कृति जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने पल्लू को ठीक करने लगी। अरे आराम से बेटा, अब कैसा लग रहा है?
हम ठीक है माँ, कृति ने धीरे से कहा। उसकी आंखें नीची थी, उसे अब भी सब याद था। तभी उसे सीमा जी का हाथ उसके बालों पर फील हुआ और उसने सीमा जी की तरफ देखा तो सीमा जी ने कहा, हमको माफ़ कर देना बेटा, हम गलत और सही में फ़र्क नहीं कर पाए, पर हमारे दिल ने हमको कभी भी तुमको गलत नहीं माना। बस स्थिति ऐसी थी कि हम। सीमा जी ये बोलते हुए चुप हो गए क्योंकि कृति ने उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। कृति ने कहा, माँ हम समझते हैं, आपको इसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शायद आपकी जगह हम भी होते तो हम भी यही करते। आप हमसे बड़ी है और आपका माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगता। कृति की ये बात सुन सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत लोगों से पता करके कृति के घर रिश्ता जोड़ा था। वो जानती थी कि कृति नेचर सीमा जी को बहुत पसंद आएगा। सीमा ने कृति को अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर किस करने लगी। तभी कमरे का गेट एक झटके से खुला और सीमा जी और कृति दोनों की नज़र उस गेट की तरफ चली गई। अक्षराज की नज़र बिस्तर पर बैठी सीमा जी और कृति के ऊपर गई। वो सीमा जी को न जाने कितने ही सालों बाद अपने कमरे में देख रहा था। वही सीमा जी ने जैसे ही अपने सामने अक्षराज को देखा, उन्होंने एक स्माइल पास की कृति को और कहा, हम तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भिजवाते हैं, खा लेना उसे। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और यह देखते हुए सीमा जी कमरे से निकल गई। अभी कृति की नज़र अक्षराज के ऊपर वापस चली गई, जो अभी एंट्रेंस पर ही खड़ा था। उसको ऐसे देख कृति ने कहा, अक्ष कहाँ खो गए आप, अंदर आइए ना। अक्षराज ने एक नज़र कृति को देखा और गेट को लॉक करके उसके पास आ गया। उसने कृति के बालों को सहलाते हुए कहा, अब ठीक तो हो ना तुम। कृति ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। आखिर अक्षराज के इतने प्यार की बात वो ठीक कैसे नहीं हो सकती थी। अक्षराज की कही गई हर एक बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उन दोनों को कि ये प्यार भरे मोमेंट उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत हिस्सों में शामिल रहेंगे हमेशा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ और एक मेड अंदर आई। उसके हाथों में ट्रे था जिसमें सीमा जी ने कृति के लिए गाजर का हलवा भिजवाया था। ये देखते ही कृति का चेहरा फूल की तरह खिल गया। उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद था, पर पूजा जी ने कभी भी अपने हाथों से कृति के लिए नहीं बनाया था। आज सीमा जी को अपनी इतनी केयर करता देख उसकी आंखें नम हो गई। वही मेड ने कृति को हलवा दिया और वापस कमरे से बाहर आ गई। अक्षरा देख सकता था कि कृति हलवे को देखकर किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड थी। उसने जल्दी से एक चम्मच हलवा उठाया और खाने को जैसे ही बढ़ी, उसके हाथ अपने आप रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और अक्षराज की तरफ देखते हुए चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, अक्ष आप टेस्ट करेंगे ना, देखिए ना ये कितना अच्छा दिख रहा है, माँ ने अपने हाथों से बनाया है। अक्षराज ने एक नज़र हलवे को देखा और फिर कृति को, जो उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देख रही थी। वो उसे मना तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वह यह हलवा भी नहीं खा सकता था। ये सीमा ठाकुर ने अपने हाथों से बनाया था, इसके ऊपर उसका कोई हक नहीं था और ना ही वो कोई हक लेना चाहता था। पर कृति का एक्साइटेड चेहरा उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए अपना मुंह खोल दिया। ये देखते ही कृति ने जल्दी से हलवा अक्षराज को खिला दिया। हलवे की बाइट का टेस्ट करते ही अक्षराज की आंखें एकदम से लाल हो गई, पर उसने जल्दी से ये बात छुपाते हुए कहा, अब तुम खाओ और अब हम फ्रेश होकर आते हैं। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो हलवा खाने लगी। अभी अक्षराज वॉशरूम की तरफ जा ही पाता कि कृति ने पीछे से कहा, हलवा बहुत टेस्टी है ना। अक्षराज ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और कहते हुए वो बिना रुके वॉशरूम के अंदर चला गया। कृति ने अपना हलवा ख़त्म किया और अपना फ़ोन ऑन कर उसे देखने लगी, पर तभी उसके पेट में अचानक से एक दर्द हुआ और उसने आंखें कसकर मीच ली। इसे भी अभी आना था क्या, ये कितना दर्द हो रहा है। कृति ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, उसके पीरियड्स आ गए थे उसकी लाइफ में, ये सबसे पेनफुल डेज थे। उसके पीरियड हमेशा ही पेनफुल रहते थे। उसे इतना दर्द होता था कि वो एकदम से एक कदम चल भी नहीं सकती थी, पर कभी भी पूजा जी ने उसकी केयर नहीं की थी। उसे याद था कि एक बार कैसे पूजा जी ने उसे पीरियड में कितने काम करवाए थे कि वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल तक नहीं जा पाई थी। वो एक दिन
बार फिर से वो याद करते ही कृति की आंखें नम हो गई। उसके अब धीरे धीरे मूड स्विंग्स हो रहे थे उस दर्द की वजह से। वो जानती थी कि उसे रोना आ रहा है पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसका दर्द अचानक से बढ़ गया। वो अपना पेट पकड़कर बेड पर सिकुड़ चुकी थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अक्षराज कमरे में आया। उसके हाथों में एक टॉवेल था जिससे वो अपने गीले बालों को पोंछ रहा था, पर उसके हाथ अपने आप ही रुक गए। जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर धरती पर गई जिसने अपने दोनों हाथ से अपना पेट पकड़ा हुआ था, अक्षराज ने अपने हाथों में रखे टॉवेल को फेंका और कृति के पास जाते हुए कहा, कृति कृति क्या हुआ है तुम्हें? कृति, हमारे पेट में दर्द हो रहा है कृति ने खुद को संभालते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षराज की आंखें लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। उसकी वजह साइड टेबल पर रखे हलवे पर कटोरी पर गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई हलवे में कुछ मिलाने की? अक्षराज ने धीरे से कहा, पर उसकी ये बात कृति ने सुन ली। ये सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अक्ष, ये हलवे की वजह से नहीं हुआ है। उसकी दर्द भरी आवाज़ अक्षराज के दिल में चुभ रही थी। फिर ये दर्द? अक्षराज ने कृति के पेट पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न भरा हुआ था। वो एकटक कृति को देखे जा रहा था जिसका चेहरा लाल हो चुका था। कृति ने अपनी आंखें एम्बैरेसमेंट से बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षराज को ये बातें कैसे बताए। आखिर उसे हमेशा से सिखाया गया था कि ये टॉपिक लड़के को नहीं बताया जाता। उसे हमेशा से लगता था कि हर किसी ह्यूमन बॉडी का जन्म इस प्रोसेस की वजह से होता है, तो उसे बताने में कैसी झिझक। पर उसकी ये बात सदियों से चली आ रही चीज़ों को नहीं रोक सकती थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अक्षराज को बताए या नहीं। अगर वो बताएगी तो अक्षराज वो उसकी मदद कैसे करेगा? तभी उसके अक्षराज की आवाज़ फिर से आई देती, हमको डर लग रहा है, बताओ ना तुमको क्या हुआ है? अगर तुमको समझ नहीं आ रहा था चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तभी कृति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बिस्तर पर बैठाया और कहा, हमको पता है पर हम ये कैसे? कृति कहने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसे नर्वस होता देख अक्षराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पीरियड्स आए हैं क्या कृति? कृति की आंखें ये सुन हैरानी से बड़ी हो गई। उसने ये चीज़ अक्षराज से एक्सेप्ट नहीं की थी। उसे नहीं पता था कि अक्षराज को इस बारे में पता होगा और वो इसे ऐसे आराम से बोलेगा। कृति ने धीरे से कहा, हाँ, आपको कैसे पता इन बारों में? कृति का दिल एक अनजाने डर से डर रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अक्षराज की ज़िंदगी में पहले से कोई लड़की थी, इसलिए अक्षराज को ये सारी चीज़ पता हो। चाहे अक्षराज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा से पॉलिटिक्स और अपने इनलीगल कामों में लगा रहता है, तो उसे इस बारे में पता होना नॉर्मल बात तो नहीं है। अभी धीति ये सब सोच ही रही थी कि अक्षराज ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, हमको पता है, बस धीति उसके रीजंस नहीं होते। ये सुनते ही कृति का मूड स्विंग एक बार फिर से अपनी हाइट पर जा चुका था। क्या अक्षराज उसे बताना नहीं चाहता था अपने और उस लड़की के बारे में? कृति, कहाँ गुम हो गई हो तुम? आओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, अक्षराज ने कृति को कहीं गुम होता देखकर कहा। पर जैसे ही उसने ये कहा, कृति ने उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, कौन थी वो लड़की अक्ष? कौन थी वो? क्या? कृति का ये अजीब सा सवाल सुनते ही अक्षराज कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से कृति को ही देख रहा था। कौन सी लड़की? अक्षराज ने कन्फ्यूजन से कृति से पूछा। वही जिन्होंने आपको ये पीरियड्स के बारे में बताया, कृति ने लगभग रोते हुए कहा। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।